आवाज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आज हमारे समाज में हम सब के लिए कई ऐसी चुनौतियां हैं, कई ऐसे समस्याएं हैं, कई ऐसे विचार हैं जो हमें वक्त से पहले सुनना पड़ेंगे। वक्त से पहले हम सुन भी न पाए तो आज वातावरण में, आज वर्तमान में जो समस्याएं हैं, हम उसे सिर्फ छूने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान साहित्य समिति समय की प्रतिबद्धता को लेकर हमेशा जागरूक रहती है, तो वक्त से पहले हम आपको कुछ विषय के लिए जागरूक करना चाहते हैं। हालांकि 2 मिनट में चिंतन और मनन तो संभव नहीं है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरे प्रतिभागी बड़ा प्रयास करके आपको छूने की कोशिश करेंगे, तो आप कृपया शांति बनाए रखें और उनको सुनने का प्रयास करें। आप मुझे न भी सुनना चाहें तो मेरे प्रतिभागियों को कृपया अवश्य सुनें। इस प्रतियोगिता के नियम आपको एक बार दोहराना चाहूंगी कि 2 मिनट का समय सर्वप्रथम नियम प्रतियोगियों के लिए भी है और सभागार के लिए भी। प्रतियोगियों को नियम हमारे पता है कि आपको यहाँ से पहले अपनी पर्ची उठानी रहेगी और 2 मिनट आपको सोचने का समय दिया जाएगा। वो विचार आपको 2 मिनट के लिए उस कुर्सी पर बैठ के करना होगा। तब तक आपके पहले का प्रतियोगी यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करेगा। 2 मिनट में एक बजर बचेगा, उसके लिए आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है और सदन भी कृपया व्यथित न हो, क्योंकि वो सिर्फ उनको सावधान करने के लिए बचेगा। उसके बाद 30 मिनट में उनको अपना वक्तव्य समेटना होगा। 30 सेकंड के लिए 30 सेकंड में उनको अपना वक्तव्य समेटना होगा। तो कृपया आप भी शैली बनाए रखें और बोलने वाले भी विचलित ना हो। मेरा आप लोगों से निवेदन है ताकि हम अपनी जो आवाज़ है, जो हमारा विषय है, वो व्यवस्थित तरीके से सभागार में पहुंचा सकें। धन्यवाद आप लोगों को। मीडिया के साथ वो भी बदलना जरूरी है। वक्त की आवाज ने सबसे पहली करवट बदली है कि हमारे जजेस को बदल दिया। सारी एक्सरसाइज हमारी इसीलिए अभी हुई है और मैं आप सबका ज्यादा वक्त न लेते हुए 2 मिनट के लिए मेरे प्रतिभागी को मेरा पहला समय देना पड़ेगा। तो पहले काउंट करिए। पहला प्रतिभागी पहली पर्ची निकाल रहा है। हम सब के लिए सहनशीलता का, धैर्य का और अपनी भावनाओं को संयोजित रखने का समय है। जैसा कि हमारे अग्रजों ने हमको सिखाया है, गीता जी ने, सुशीला जी ने और भी हमारी जितनी भी पूर्व अध्यक्षाएं हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षाएं, वर्तमान में जो हमारी अध्यक्षा है, काफ़ी कर्मठ, काफ़ी प्रभावशाली और बहुत अच्छे कार्यक्रम आपके बीच में लेकर आ रही हैं। हर कार्यक्रम अपने आप में कुछ ऐसी भावनाएं और ऐसी चीज़ें समाहित करके लाता है कि जिससे हम चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बस चुनौती यही है कि हम यहाँ जब एकत्रित होते हैं
को यहाँ लेने के आते हैं। हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमारी प्राथमिकताएं क्या होती हैं। अगर हम हमारी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करके यहाँ लाएं और कुछ ले जाने की दृष्टि से या उद्देश्य से यहाँ आए, तो यहाँ इतना कुछ है, इतनी गागर में सागर समाहित है हर व्यक्तित्व के अंदर कि हम बहुत कुछ लेकर जा सकते हैं। हमारे भाई भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं अगर चाहूँगी कि जब तक पर इतना समय मैं उन्हें दे ना पाऊँगी, क्योंकि 2 मिनट का समय मैंने मेरे प्रतिभागी को दिया है, तो आप सब कृपया शांति से सुने। वक्त की आवाज़ है और वक्त के पहले सुनाई दे रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारे सब्जेक्ट वक्त से पहले के हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आज की हैं, आज के परिवेश की हैं, और हम चाहकर भी उन आवाज़ों को अनसुना कर रहे हैं, न सुनना चाहते हैं और सुनते हुए भी अनदेखा करके हम आगे निकल जाते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि आप लोग कृपया चिंतन करें, मनन करें, और चिंतन मनन के साथ साथ उससे भी आगे जाके अपने व्यवहार में उन चीज़ों को लाएं, तो शायद हमारे संगठन की शक्ति उन चीज़ों को अगर यथार्थ के धरातल पर उतार पाएगी, तो संगठन समाज को बहुत कुछ दे पाएगा। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया शांति से सुने और शांति से समझें और सोचें। धन्यवाद। मेरी पहली प्रतियोगी शायद तैयार है, पहली होने के नाते शायद वो थोड़ा सा घबरा भी सकती है, लेकिन मेरी पूरी शुभकामना है मेरे पहले प्रतियोगी के साथ कि वो आए, करके धन्यवाद का स्वागत कीजिए। परिवार की धरोहर। जय उमा महेश, जय महाकाल। जय उमा महेश, जय महाकाल। सदन में उपस्थित अतिथिगण, मान्यवरों को मेरा सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। मेरा विषय बहुत ही सुंदर आया है, बुजुर्ग हमारे परिवार की धरोहर। जी हाँ, बिन बुजुर्गों के हम कहा अपूर्ण ये सारी कायनात। बुजुर्गों से है मेरा घर रोशन, मेरी सारी दुनिया और मेरा सारा परिवार, मेरा सारा परिवार। सच ही तो है, बिना बुजुर्ग के कैसे वो वटवृक्ष निर्माण होता, कैसे वो हम फल गिरते अगर उनकी जड़ें मजबूतता से नहीं रही जाती, कैसे उन आंधी तूफान से हम बच्चे लड़ पाते अगर उन्होंने इस आंधी तूफान में भी अपना जड़ हिलाया ना होता। बुजुर्ग ही तो है जिनके अनुभव से, जिनके प्यार से, जिनके संस्कार से आज हमारा है परिवार चलता। इस उन्नति पर जहां हम मायशूरी ने अपनी पहचान बनाई, जहां मैंने खुद की अपनी पहचान बनाई, सर्वप्रथम हाथ है मेरे उस दादा दादी का, माता पिता का और सारी ही जो पूर्वज है उनका आशीर्वाद। बिन बुजुर्ग के तो हम कोई भी त्योहार, तीज या चाहे दुनिया का पहला एग्जाम बच्चा कभी न जाता। हम ही तो है जब उनके शीश नवाते हैं उनके चरणों में, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है ऐसा तो कहीं भी कोई भी दैव शक्ति में भी नहीं होती है। वही है हमारी इस मजबूत नींव की जड़ जिसने मुझे यहाँ तक आज है पहुँचाया। सच है और कहीं कभी किसी ने कहा भी है कि तब मत पूछना उस बुजुर्गों को जब वो हमारे साथ नहीं होते। व्यर्थ होगा वो श्राद्ध, व्यर्थ होगी वो क्रिया पूजा। आपके लिए सफल अगर है पुण्य प्राप्त करना हो तो करिए उनकी जीवंतपन में सेवा, जीवंतपन में सेवा। लगा दीजिए जी जान, जिन्होंने आपको अपना सर्वस्व है लुटाया, खुद की जिंदगी भली से जमीन पर सुल के गुजारी, लेकिन आपको मखमल वाला बिस्तर है बिछाया, आपके लिए मखमल वाला है बिस्तर बिछाया। बुजुर्ग है घर का वो ताला, कभी किसी की कीनी की जरूरत नहीं और बाहर वाले आने की नेगेटिव एनर्जी की उसको ताकत नहीं, शक्ति नहीं। बुजुर्ग है वो वॉचमैन। धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी आपने
बहुत शांति से सुना। मेरी द्वितीय प्रतिभागी जजेस कृपया ध्यान दें। प्रतिभागी नंबर 2, करियर की चाह में मातृत्व सुख से दूरी। करियर की चाह में मातृत्व सुख से दूरी। जय श्री राम। जय उमा महेश। महाकाल की पावन धरा पर उपस्थित सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। करियर की चाह में मातृत्व सुख से दूरी, ये टॉपिक आज के समय के हिसाब से तर्कसंगत है। सबसे पहले हम बात करते हैं करियर की। क्या करियर बनाना गलत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिजिटल युग में जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन, महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है जितना पुरुष का। तो करियर की चाह रखना गलत नहीं है, परंतु ये भी सत्य है कि मातृत्व, माँ बनना नारी का एक अद्भुत गहना है जो केवल और केवल हम नारियों को ही मिला है। और इस सुख से, इस भगवान की नेमत से अगर हम खुद को दूर रखते हैं तो इसका परिणाम हम आज देख ही रहे हैं कि आए दिन अधिवेशन बैठक जो हमारी हो रही है, इस पर जनसंख्या के बारे में निरंतर सोच और विचार किया जा रहा है कि क्यों लड़कियां, क्यों बहुएं करियर की चाह में मां बनने से दूरी बना रही है। क्या हमारी मम्मी अगर ऐसा सोचती तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। इसलिए मातृत्व के सुख से वंचित नहीं रहना है। पर एक क्वेश्चन आता है कि क्यों भाई हम इतनी जल्दी नहीं बनेंगे, हमें टाइम चाहिए। और यह टाइम, ये दूरी जो है कुछ ज़्यादा ही लंबी होते जा रही है, जिसका असर हेल्थ पे पड़ता है, सबसे पहले महिलाओं के। और जब हम सभी देख रहे हैं कि आए दिन आजकल बेड रेस्ट जो माँ बनने वाली होती हैं उन लेडीज को बेड रेस्ट एक मैंडेटरी चीज़ होते जा रही है। और इन सब का असर फ्यूचर में महिलाओं की हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है कि किस समय पर हम क्या करें और मातृत्व सुख से दूरी इतनी भी न बनाए आज की बहुएं कि बाद में जाके उनको और उनके परिवार को इसका खमियाजा भुगतना पड़े। जय श्री कृष्ण। नंबर 3, बहुत ही ज्वलंत समस्या है, दुखदायी दिखावा। कोशिश हजार की कि इसे रोक लूं मगर, कोशिश हजार की कि इसे रोक लूं मगर, ठहरी हुई घड़ी में भी ठहरता नहीं ये वक्त। समय का जो भाव है उसका काम ही है कि चलना। और जिस दिखावे की हम बात कर रहे हैं वह भी एक समय की ही देन है। बदलती परिस्थितियां, बदलता समय, उसका परिणाम स्वरूप ही दिखावे की जो प्रथा है आज निरंतर प्रगति पे जा रही है। परंतु यहाँ जिस हॉल में हम बैठे हैं ये आपके समक्ष एक अपवाद है। यहाँ जितना भी डेकोरेशन आपको दिखेगा ये हमारी बहनों ने अपने सेल्फ हाथों से किया है। तो यदि हम अपने चारों ओर नजर घुमाएं तो मैं तो कहूँगी कि दुखदायी जो दिखावा है उससे दूर होने की प्रथा हमने आज से ही शुरू कर ली है कि हम अपनी खुद की क्षमताओं का प्रयोग करेंगे। दिखावे के चक्कर में जाके कहीं इवेंट वालों को बुला के बहुत सारा तामझाम न करके जो प्रतिभाएं हमारे समाज में है, हमारे घर में है, हम उन्हीं को निरंतर प्रगति की ओर लाएंगे। और ये जो दिखावे वाली, क्योंकि सारी चीजें रीयूजेबल हैं, हम इसको कहीं और भी जाके लगा सकते हैं। तो एक हमारा अपने सबके समक्ष एक ताजा तरीन उदाहरण ये हॉल है। सेकेंडली मैं बात करना चाहूँगी कि जो हम आजकल OTT प्लेटफॉर्म पर देखते हैं या जो सीरियल्स में देखते हैं, क्या हुआ कि पश्चिम ने आपका ज्ञान ले लिया, आपका विज्ञान ले लिया, आपका
पश्चिमी, पागल है आपका परिवार, संस्कृति और आपकी सभ्यता लेने के पीछे। इसी का उदाहरण है कि आए दिन OTT प्लेटफॉर्म पे हम जो सीरियल्स देखते हैं, उनका कहीं न कहीं इतनी डेकोरेटिव साड़ियाँ, इतनी, भाई हम सब अगर महिलाएं पहनेंगी तो काम कैसे करेंगी? तो ये है कि हम इस दुखदायी दिखावे से दूर रहें और अपनी सामाजिकता और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखें, तभी हम अपनी संस्कृति को अपने निरंतर आगे पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद। से निवेदन है कि कृपया विषय से भटके नहीं, जितना विषय पर फोकस कर पाए ज़्यादा ज़्यादा करें। एक द्वितीय ज्वलन समस्या, बढ़ते संबंध विच्छेद, बढ़ते संबंध विच्छेद। आज के समय की बहुत बड़ी विडंबना, एक बहुत बड़ी समस्या जिसका सामना हम सभी कर रहे हैं, वो है बढ़ते संबंध विच्छेद। जय उमा महेश, मंच में उपस्थित सभी जनों को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। मैं इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। उदारीकरण के बाद हमारे देश की व्यवस्था में बहुत तेजी से परिवर्तन आया और उसमें से एक बहुत बड़ा परिवर्तन था एकल परिवारों का बढ़ता प्रचलन। और मेरे कारण मेरे विचार में यदि आज बढ़ते संबंध विच्छेद हम देख रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है एकल परिवार। एक जहाँ पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो बहुत सारे मामले तो घर के बड़े बुजुर्ग आपसी परामर्श से घर के बाहर जाने नहीं देते थे और घर की चार दीवारी में ही मामले सलटा लिए जाते थे और संबंधों की रक्षा हो जाती थी। किंतु आज जब बड़े बड़े शहरों में बच्चे अकेले रहते हैं तो कई बार छोटी सी बात भी बड़ी हो जाती है और संबंधों की रक्षा नहीं हो पाती और छोटी छोटी सी बात पर कोर्ट का दरवाजा बच्चे खटखटा देते हैं। यदि दूसरे कारण पे यदि मैं गौर करूं तो दूसरा कारण है अति महत्वाकांक्षा। जी हाँ, अति महत्वाकांक्षा। आज हम सब आगे बढ़ने, आधुनिक बनने और भौतिकवादी बनने की चाह में इतने ज्यादा अति महत्वाकांक्षी हो गए कि हम संबंधों को पीछे कहीं छोड़ दिए हैं। हम भूल गए हैं कि आज फॉरेन ट्रिप से ज्यादा जरूरी हमारे संबंध हमारे लिए है। हम भूल गए कि लग्जूरियस फ्लैट और बड़ी कार से ज्यादा जरूरी हमारे रिलेशन है। 16 संस्कारों में से 13वां पवित्र संस्कार जिसकी स्थापना हमारे बड़े बुजुर्गों ने की थी, वह 13वां पवित्र संस्कार कहीं धूमिल हो गया है और हमें इसका भान भी नहीं है। तीसरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगी वो है सहनशीलता की कमी। किसी भी संबंध को निभाने के सबसे पहले जरूरी होता है सहनशीलता। आपको एक दूसरे को टॉलरेट किसी ना किसी पॉइंट पे करना ही पड़ता है क्योंकि पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक है। जहाँ एक अधूरा है वहाँ दूसरे को उसे पूरा करना पड़ता है, तभी एक गृहस्थी की गाड़ी चलती है। और अंत में मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। इस भारत के भाग्य के विधाता इस भारत के नागरिक है। इस भारत के नागरिक इस भारत का परिवार बनाते हैं और वो परिवार ही एक सुदृढ़ समाज और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करता है और तभी हम वसुधैव कुटुंबकम की वह परिकल्पना को सच कर पाएंगे। धन्यवाद। जजेस का ध्यान चाहूंगी कि अब जो मेरी प्रतिभागी आ रही है उनका नंबर है 6। 5वीं प्रतिभागी गुजरात से हैं जो अभी नहीं आ पाई है, तो मैं प्रतिभागी नंबर 6 को ले रही हूँ। जजेस कृपया ध्यान दें। एक और ज्वलंत मुद्दा, बेटी ब्याहो और बहू पढ़ाओ। जय श्री कृष्ण। महाकाल की नगरी में महाकाल को वंदन करते थे और विक्रमादित्य की नगरी में जो न्यायप्रिय राजा थे, मेरे सम्मानी जजों के नमन और अभिनंदन आपके चरणों में कि आप उचित न्याय देंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जब अगर यदि लंबे समय तक बोलना है तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब 2 मिनट बोलना है तो आपको सार्वभौमिक शब्दों में अपनी बात करनी पड़ती है। इसके लिए मैं पूरा प्रयास आपके समक्ष करूँगी। बेटी ब्याहो और बहू को पढ़ाओ। आप सब कलकत्ता की घटना के बारे में जानते हैं। हमने बेटी को पढ़ा लिया, बेटी को बचा लिया, लेकिन बेटी को हम बचा नहीं पाए। कलकत्ता की घटना ये मुझे बताती है। तो बेटी को बचाने का भी हमको अवसर मिलना चाहिए। हम उसको इस तरह से ग्रूमिंग करें उसकी कि वो इन दरिंदों के हाथ से बच जाए। और इसके साथ साथ आज इस सदन में बहुत प्रभुत्व वर्ग बैठा है। मैं कहना चाहती हूँ हमें अपने लड़कों को भी इस शिक्षा को देना चाहिए कि वो बेटी
करे। तो इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं होगी। खाली बेटी को पढ़ाने से और बेटी को ब्याहने से और बहुओं को पढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज सदन ने मुझको दिया है, क्योंकि वक्त की आवाज को नहीं बदल सकता कोई साथ, इसे बदल सकता है हमारा केवल आज। ये मेरा मानना है। तो हमें बेटियों को जल्दी एज में बढ़ाने का एक कारण ये है कि अगर बेटियों की बड़ी एज हो जाती है तो उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो दूसरे के घर जाके एडजस्ट नहीं कर पाती, उनकी सहनशीलता की कमी हो जाती है। तो बेहतर है कि हम बेटियों को 20-21 साल में उनकी शादी कर दे और बाद में आपका जो फैमिली बिजनेस है उसके बाद उसको MBA उस सब्जेक्ट में करवा दे, तो वो आपके फैमिली बिजनेस में भी ध्यान देगी और उसका कैरियर भी कहीं नहीं जाएगा और हमारा परिवार और समाज ही बचा रहेगा। ऐसा मेरा विचार है। तो बेटियों को जल्दी से जल्दी शादी कर देंगे तो हम इस तरह की जो घटनाएं हैं और तलाक की घटनाएं जो बढ़ रही है वो भी कम हो जाएंगी। तो बेटी को उसकी एज में विदा कर दे और बहुओं को पढ़ाएं अपने घर के हिसाब से। ऐसा मेरा विचार है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट सदन ने दिया है, लेकिन फिर मैं आपके सामने इस मन से बात उठाना चाहती हूँ कि वो मोमिता देवीनाथ जो कलकत्ता में जिनकी मर्डर किया गया, उनके शरीर में पूरे सबूत थे, फिर भी न्यायालय क्या सबूत मांग रहा है मुझे आज तक समझ नहीं आया। ऐसे लोगों को तो फांसी देना चाहिए। इसके बेटी को पालने से ही डर लगने लगा है कि कहाँ बेटी को भेजे, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो अगर हम बेटी को ब्याह देंगे तो अपने ससुराल में जाकर सुरक्षित रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। जय महेश। हमारे समाज के गौरव भूतपूर्व जस्टिस RC लाहौटी साहब ने हमें ये वाक्य दिया था कि बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ। शायद हम विषय पर ध्यान देंगे, ऐसा मेरा सदन से निवेदन है। और मेरी अगली प्रतिभागी, मैं जजेस को फिर ध्यान दिलाना चाहूँगी कि ये प्रतिभागी नंबर 8 है, 7 नहीं 8 है। कृपया जजेस ध्यान दें। इनका विषय है संस्कृति के पोषण में संस्कारों का महत्व। संस्कृति के पोषण में संस्कारों का महत्व। संस्कृति के पोषण में संस्कारों का महत्व, ये अक्षुण्ण अविरल नित्यगामी संस्कृति है। इसका अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता। ये राम की मर्यादा में, ये कृष्ण के प्यार में, ये महाराणा के शौर्य में, ये शिवाजी की होकार में, ये अविरल अक्षुण्ण नित्यगामी संस्कृति है। इसका अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी पौराणिक और ऐतिहासिक संस्कृति का हिस्सा हूँ जिसे हर पल जब भी मैं सोचती हूँ मैं कंपन से, गौरव से परिपूर्ण हो जाती हूँ। हमारी संस्कृति है बड़ों का आदर करना। उसमें संस्कारों का महत्व क्यों है, इसके साथ मैं आपको विज्ञान में भी जोड़ूंगी कि अभी विज्ञान ने कहा है कि आपकी वाइब्रेशन स्टेबल करती है। मतलब आप जिस इंसान के साथ खड़े हैं वो इंसान आपके बारे में जो सोच रहा है वो वाइब्रेशन आपके साथ ट्रेवल कर रही है। तो हमारी संस्कृति वैज्ञानिकता के आधार पर ये सिखाती है कि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो बड़ों की वाइब्रेशन साथ में लें ताकि आपके कार्य की सफलता सुनिश्चित हो। हमारी संस्कृति है नारी की पूजा करना, नारी में माता रूप देखना, नारी में बहन रूप देखना। आज इतने बढ़ते दुष्कर्म जो महिलाओं के साथ हो रहे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ, ना मुझे बताने की जरूरत है कि हमारी संस्कृति महिलाओं को लेकर, नारी को लेकर हमारी संस्कृति क्या संस्कार का बीज रोपण हमें करना चाह रही थी, ये सफल हम लोग से हम देख सकते हैं। हमारी संस्कृति है देशभक्ति, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये हमारी संस्कृति है कि हमें हमारी जन्मभूमि से ऊपर, हम अपने आप से ऊपर जन्मभूमि को रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए कि हम यूक्रेन, पाकिस्तान और अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश, जहाँ की महिला के पीछे उसके देशवासी हैं, वो अपने देश में नहीं रह पा रही शेख हसीना, क्या कहेंगे आप इसे? ये सब कुछ केवल संस्कृति और संस्कारों का खेल होता है। हमारी संस्कृति है नदियों की पूजा करना, पर्वतों की पूजा करना। अभी YouTube पे बहुत वायरल वीडियो हुआ है कि जल आपकी वाइब्रेशन सबसे तेज रूप से कैच करता है। मतलब आपकी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाना चाहती है कि आप जो धर्म पूजा वहां बैठकर करते हैं वो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ती है। इतनी ऊर्जामय होता है जल, जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं इस संस्कृति का हिस्सा हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारा युवा वर्ग इस चीज को समझे जो कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है कि आपकी संस्कृति केवल पूजा पाठ नहीं, अपितु पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसको समझे, इसको संभाले, इसकी कद्र करें। आप धन्यवाद। प्रतिभा
नंबर 9। इनका विषय है समाज की घटती जनसंख्या, जिसको लेकर हम सभी चिंतित हैं। समाज की घटती जनसंख्या। जय श्री कृष्ण। जैसा कि मेरा विषय है समाज की घटती जनसंख्या, और ये बहुत ही चिंतन के विषय है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड हमारी जो माहेश्वरीज की जो पॉपुलेशन है वो 1.5 से 2 मिलियन ही रह गई है। वो समय दूर नहीं जब हमें भी जनरल से आगे आकर अनुसूचित जाति में जाना पड़ेगा। तो हमें आज से ही प्रयत्न करने होंगे कि हमारी जनसंख्या बढ़े। जैसा कि मुझे ये भी पता चला है कि समाज ने तीसरे बच्चे को जन्म देने के लिए 50,000 रुपीज का जो बताया गया है, तो वो एक अच्छी पहल है। और हमें अपने घर में अपने बच्चों को भी ये समझाना होगा कि हमें इंटरकास्ट मैरिज करना जो हो रही है आजकल, उसे भी रोकना होगा। क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज में जब बेटी दूसरी कास्ट में जा रही है तो वो उस समाज का वंश बढ़ा रही है, लेकिन अगर इंटरकास्ट मैरिज हम अपने इसमें ला भी रहे हैं लोगों को, तो वो हमारा वंश बढ़ाएगी। तो हमें कोशिश ये करनी है कि बेटियों का विवाह अंतर जाति न करें, ज़्यादा से ज़्यादा समाज में विवाह करें। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो बच्चों को एजुकेशन के लिए इतना समय दे रहे हैं कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, और जिसके बढ़ते उन्हें बहुत सारी हेल्थ के इश्यूज आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के बारे में सोचने से भी घबराती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, समय पर उनकी शादी करवानी है, उन्हें समझाना है, काउंसलिंग करनी है, ताकि वो समय से आगे बढ़ सके, परिवार बढ़ा सके। और साथ ही साथ हमें परिवार को उनको अगले बच्चों के लिए प्रेरित करना है, उनका सपोर्ट करना है, सहायता करनी है, ताकि हमारा वंश जो है, माहेश्वरियों का वंश जो है वो आगे बढ़ता रहे, उसमें जो कमी आ रही है वो ना आए। जय श्री कृष्ण। अभी प्रतिभागी नंबर 9, नंबर 10। ये हमारे अभी फिलहाल की अंतिम प्रतिभागी है, पर अंतिम नहीं है क्योंकि गुजरात के 2 प्रतिभागी बाकी रहेंगे। विषय तो हमारे पास बहुत थे और बहुत हैं, लेकिन प्रतिभागी हमारे पास कम है। तो हम जितने विषय लेना चाहते थे उतने ले नहीं पा रहे हैं। और मेरी इस प्रतिभागी का विषय है व्यक्तित्व का विकास सकारात्मक सोच के साथ। व्यक्तित्व का विकास सकारात्मक सोच के साथ। मैं अपनी लकीर को लंबी करूं, सामने वाले के लकीर को छोटा करके नहीं, अपनी लकीर को लंबा करके। सादर जय महेश। मेरा जैसे कि सकारात्मक सोच के साथ ही इंसान आगे बढ़ता है। सोच होगी सुदृढ़ तो व्यक्तित्व होगा प्रबल। सोच होगी सुदृढ़ तो व्यक्तित्व होगा प्रबल। उज्जवल होगी मानसिकता तो ही मजबूत होगी हमारी नागरिकता, तो ही मजबूत होगी हमारी नागरिकता। मैं कहना चाहती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, वहीं से हमारे वंश, हमारे समाज और हमारे देश के भविष्य का, हमारे देश का भविष्य सुनिश्चित करता है। यदि हम उसमें सोच डालेंगे, हम उसको अच्छे तरीके से उसकी सोच में वो चीजें पल्लवित करेंगे, तभी वो आगे जाकर हमारे भविष्य का निर्धारण करेगा और एक अच्छे देश का निर्धारण करेगा। हमारे समाज ने इस दिशा में काफी पहल की है। गीता परिवार आगे बढ़ा है। हमारे जूम मीटिंग्स में हमने काफी सारी चर्चाएं इस पर की हैं कि आगे जो अभी युवा पीढ़ी आ रही है, उसमें जो अवसाद उत्पन्न हो रहा है, उसको उससे बाहर निकालकर उसमें सकारात्मक सोच कैसे विकसित करनी है। और तभी या तो हम रावण बन सकते हैं या हम राम बन सकते हैं। हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को जल संरक्षण ये हमारी विकसित सोच का नतीजा होगा। भगवान राम बनना है या रावण बनना है, ये हमें उन्हें बताना होगा और युवा पीढ़ी को इस दिशा में कदम आगे उठाने होंगे। हमारी सुदृढ़ समाज का आईना ही हमारी सोच है। यदि आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं एक महिला अधिवेशन में, तो सोच कहीं ना कहीं हमें विकसित हुई होगी। इस सकारात्मक भाव के साथ हम आगे आए होंगे कि नहीं, महिलाओं में तो हमें ये सोच जागृत करनी है, उन्हें आगे बढ़ाना है, समाज में उन्हें उन्नति के पथ पर पखारना है। इसीलिए हम सभी को यहाँ आगे लेकर आए हैं।
अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ हम महिलाओं की जिम्मेदारी है, हम पुरुषों की जिम्मेदारी है कि बचपन से बच्चों को सकारात्मकता का भाव सिखाएं, अन्यथा हमारा भविष्य गर्त में जाने को तैयार है। जय माता। ज्योति जी, मैं अभी जजमेंट को होल्ड कर ले लूँ। गुजरात के 2 प्रतिभागियों को सुनने के बाद हम लोग आगे जजमेंट देंगे। मैं तब तक हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती किरण जी लड्ढा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और हमारे विशेष अतिथि श्रीमती ममता जी आगाल और श्रीमती मीरा जी सोमानी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और आयोजक संस्था से निवेदन करती हूँ कि उनके सम्मान की व्यवस्था करें। श्रीमती प्रोफेसर वर्षा जी जोशी और उनको पहले जिन्होंने रिप्लेस किया मैं अपने विशेष अतिथि श्रीमती ममता जी आगाल को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमसे 2 शब्द करें। श्रीमती और श्रीमती रमा जी से निवेदन करती हूँ हमारे अतिथियों का स्वागत करें। श्रीमती मीरा जी सोमानी, मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किरण जी लड्ढा का सम्मान करना चाहती हूँ। सर एक तो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का सम्मान करने जा रही है हमारी अर्चना जी। जय उमा महेश, जय महाकाल, जय माँ भारती। सभागार में उपस्थित सभी मेरी वरिष्ठ और कनिष्ठ बहनें, सम्मान्य सभी समाज बंधुगण, अग्रज अनुज मेरे सभी बंधु, आप सभी को मेरा सादर नमन, वंदन और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। इस महाकाल की नगरी में मध्यांचल का ये अधिवेशन आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और इस सभागार की जो भव्यता है, सभी मध्यांचल की बहनें इतनी उत्साहित हैं, हसीन के चेहरे पर है, वो इस पूरे सभागार को बहुत अलौकिक कर रही है। सबसे पहले तो आज जो शिव वंदना हुई बहुत ही अद्भुत। हम सब ने देखा कि इंडिया कोर्ट कैलेंडर में गई हुई हमारी एक बेटी कितनी शानदार प्रस्तुति उन्होंने दी और उसके बाद में बहुत सुंदर स्वागत दी। और उसके बाद तो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गीता दीदी ने अपने ओजस्वी वक्तव्य में जो एक संक्षिप्त हमें राष्ट्रीय संगठन की उपलब्धियां बताई और उसके बाद मध्यांचल की विशेष उपलब्धियां बताई, बहुत अच्छा लगा। इन सब से हमारा मार्गदर्शन तो हुआ ही, गौरव भी बढ़ा। और अब मैं विशेष रूप से अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि इस सत्र में मध्यांचल की बहुत सारी उपलब्धियां रही है। सबसे पहले तो जब संगठन की नई टीम का, इस सत्रीय टीम का आगाज हुआ, वो भी रायपुर से यानी मध्यांचल से, और उसके बाद में सांची की बैठक और आगे एक बैठक और होने वाली है, वो भी मध्यांचल में। जब अधिवेशन की बात आई, सबसे पहले मध्यांचल ने अधिवेशन लिया, बहुत गौरव बढ़ा रहा मध्यांचल का। और उसके बाद एक विशेष चीज, जब राष्ट्रीय स्तर से वित्तीय प्रबंधन की वर्कशाला का वर्कशॉप का आह्वान किया गया, तो सबसे पहले मध्यांचल ने अपनी डेट फिक्स की। मैं कोषाध्यक्ष इसलिए वो बात भी बोलना चाहूंगी। और बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से आपने उस वर्कशॉप का आगाज किया, उसको सजाया, बहुत बढ़िया उसकी आयोजन किया। तो ये सब बातें मध्यांचल को वंदनीय बनाती है, अभिनंदनीय बनाती है। बहुत बहुत अभिनंदन पुनश्च मध्यांचल की सभी बहनों का
5 प्रदेशों का। और इस बार तो हमारे मध्यांचल में जो त्रैमासिक वार्षिक रिपोर्ट होती है उसमें भी सारे प्रदेशों ने वही कैटेगरी प्राप्त की। पुनः से आपका उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। अभी का जो विषय है वक्त की आवाज। अभी हमने एक बहुत अद्भुत और बहुत खूबसूरत प्रतियोगिता देखी और प्रतियोगिता भी ऐसी थी कि तत्काल विषय प्राप्त करके हमारे वक्ताओं ने उस पर अपने वक्तव्य दिए। देखिए, पहले तो ये इस तरह बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बोलना बहुत कठिन होता है और उसके बाद तत्काल विषय मिला, उस पर एकदम सोचना कि हमें थोड़े से शब्दों में अपनी बात को कैसे रखना है, वो अपने आप में बहुत कठिन काम होता है। और हमारे सभी प्रतिभावान प्रतियोगियों ने उस पर अपना बेस्ट टू बेस्ट देने का बहुत प्रयास किया, अच्छा किया। कुछ पहले विषय से थोड़ा सा अलग हो गई, लेकिन फिर भी उनका प्रयास बहुत अच्छा था। पहले तो उनका यहाँ पे होना, अपने आप को इस प्रतियोगिता में सहभागी बनाना और उनका स्टेज पर होना, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने हिम्मत की कि इस प्रतियोगिता में हम यहाँ पे मंच पर आए और इसमें अपनी बात कह सकें। और उसके बाद हम सब ने सुना, लेकिन जैसा कि आदरणीय गीता दीदी ने भी बताया और अर्चना जी ने भी अपने वक्तव्य में बोला कि यहाँ पर आकर सिर्फ सुनकर और वापस उसको ऐसे ही छोड़कर चले जाना, ये इसकी सार्थकता नहीं है। हम जब भी किसी कार्यक्रम में आते हैं, मंचों से कोई भी बात सुनते हैं, तो उसको सार्थक बनाना हम सबका परम कर्तव्य बन जाता है। किस रूप में हम क्या कर सकते हैं, हमारे अपने परिवार से लेकर और बड़े से बड़े स्तर पर किस तरह उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अपना कहते एक महिला अपना सहयोग यदि देना चाहे, जब वो उस पर आ जाए कि मुझे बहुत कुछ करना है, इसके लिए अपना सर्वस्व देना है, तो उस विषय को आगे बढ़ाने के लिए, उस कुरीति को दूर करने के लिए, उस कोई भी समस्या को दूर करने के लिए जिस दिन नारी ने ठान लिया, कोई संशय नहीं रह जाता कि वो विषय, वो सब्जेक्ट, वो विचार आगे बढ़ेगा और वो निश्चित रूप से अपना रिजल्ट लाएगा। बस करना इतना ही है कि हमें वहाँ पे छोड़ना नहीं है। सुबह से शाम तक हम व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस देखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, शाम को सबको डिलीट करते हैं। आदरणीय गीता दीदी ने बताया कि हम वैल्यूएबल स्क्रीनिंग टाइम अपना खर्च करें, उस स्क्रीनिंग टाइम को वैल्यूएबल बनाएं कि हमने सुबह से शाम तक वो देखे। बहुत सारे पढ़े, हमें अच्छे भी लगे, हमने किसी के बारे में कुछ लिखा भी, लाइक भी किया, जहाँ उसको जिस तरह फॉलो करना है किया, लेकिन उसके बाद क्या किया, शाम को सबको धड़ाधड़ डिलीट कर दिया और सब बात आई दी होगी। वो हमें नहीं करना है। यदि हमें इतना यूज करना है मोबाइल को, स्क्रीन पे कोई भी ऐप पे इतनी सारी चीजें देखनी है, तो उसको वाकई उसका मंथन करके कि हम क्या कर सकते हैं, अब उसमें सोचना कि हमें करना क्या है। कार्यकर्ता पहले ये सोचे कि पदाधिकारियों की ड्यूटी हो, वो जाने क्या करेंगे, या जो भी हमारे अग्रजों को सोचेंगे, नहीं। हर एक बहन का, हर एक युवा शक्ति का ये कर्तव्य है कि वो मैं क्या कर सकती हूँ, इस पे मंथन करें। अब मुझे इस बात को आगे कैसे बढ़ाना है, मुझे अपने पास से लेकर, अपने परिवार से लेकर, अपने नियर डेट से लेकर आगे तक किस तरह सारी सबको मैं सुधार सकती हूँ, किस तरह ये बात आगे बढ़ा सकती हूँ, इस पर मुझे मंथन और जरूर करना है और उस पर अपने आप को अग्रणी बनाना है कि मेरे को अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तो बहनों, संक्षेप में कहना चाहूँगी कि जो भी बात आज आप लेके जाएंगे इस अधिवेशन से, आंचलिक अधिवेशन होते ही इसीलिए है कि हमारी स्थानीय महिलाएं उसमें सबसे ज़्यादा जुड़े और वो बहुत सारी बातें सीखे। जो भी बात आप सीखते हो, जो भी बात आप सुनते हो, जो भी बात आप आत्मसात करते हो, उन्हें अपने परिवार से लेकर, सबसे पहले अपने हमारे परिवार सुदृढ़ बने, उसके बाद हमारा समाज सुदृढ़ बने, हमारा धर्म और हमारी संस्कृति सुदृढ़ बने और हमारा राष्ट्र सुदृढ़ बने। उन सबको बनाने के लिए, जैसे आज समाज, सशक्त समाज कैसे बने, वो बातें हमने सुनी, लेकिन सशक्त समाज ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। तो हमें अपने लेवल से लेकर राष्ट्र निर्माण तक की सारी बातें वो सोचनी है और अपने आप को उसमें सहभागी बनाने का, अपना संपूर्ण सहयोग देने का, सर्वस्व देने का पूर्ण प्रयास करना है। और इस तरह आज आप संकल्पित होकर यहाँ से जाएंगे कि हम
जरूर से अपना सर्वस्व सब कुछ देंगे। अपनी तरफ से वो सारे प्रयास करेंगे कि जितनी समस्याएं आज यहाँ सुनी, जितनी समस्याओं के हमने कुछ विचार सुने या हमारे अपने विचार उसमें जो भी हैं उन विचारों के अलावा, क्योंकि वो तो बहुत संक्षेप में बोले गए हैं, तो उसके लिए हम एक एक बहन ये संकल्प करके जाए कि मुझे जरूर से अपना सर्वस्व उसमें देना है, जरूर से मुझे उसके लिए काम करना है, तभी हमारा समाज सुदृढ़ बनेगा, हमारा धर्म, संस्कृति और राष्ट्र सुदृढ़ बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए और बहुत सम्मान देने के लिए मैं पुनः से आभार प्रकट करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय माता, जय श्री राम। मैं अपने दोनों मुख्य अतिथियों से भी निवेदन करूँगी कि वे आके हमें शुभकामना संदेश दें। श्रीमती ममता जी आगार पहले आए, श्रीमती ममता जी आगार। जय माता। मंच पर उपस्थित सभी मेरे मेरा सादर जय श्री कृष्ण। यहाँ पर यह मेरा सौभाग्य है कि आज अखिल भारतीय महेश्वरी महिला संगठन द्वारा आयोजित अभिप्रेरणा में वाद विवाद प्रतियोगिता का मैं हिस्सा बन पाई। इस हेतु सभी को आभार। आज का विषय भक्त की आवाज़ बहुत ही रोचक है। इस पर सभी ने पक्ष विपक्ष और इसमें विचार प्रस्तुत किए। सभी प्रतियोगियों की प्रस्तुति सराहनीय है। वाद विवाद में भाषा का उचित प्रयोग, शब्दों का उचित चयन आवश्यक है। विषय को समझकर उस पर सभी ने प्रस्तुति की जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी। और शोभा जी माहेश्वरी के विशेष आग्रह पर मैं सदन की ओर से वीणा की सोमानी से निवेदन करती हूँ कि कृपया वो शुभकामना से दो शब्द जरूर कहें। आदरणीय मंच, सम्माननीय सदन, सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय महेश। उर्मिला जी, बहुत इंतजार के बाद आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आप हमारे बीच में आई हैं, बहुत बहुत स्वागत। काफी मुश्किलों को पार करते हुए आज पहुंचे हैं। आज का जो विषय है, कार्यक्रम है वक्त की आवाज, इसके अंदर जो भी विषय हमने लिए हैं समयानुसार बहुत ही समयानुकूल विषय है वो, और बस हमें यही करना है जैसे आदरणीय गीता दीदी ने भी बोला है और मेरी अग्रज बहनों ने भी बोला है कि हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, कार्यक्रम सब बहुत सुंदर रखे हैं, तो उन्हें हमें सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना है। उनसे जो भी अच्छे विचार आते हैं, जो भी हमें प्रेरणा मिलती है, उनको हमें जीवन में अमल जरूर लाना है। ये हमें यहाँ से प्रण करके जाना है। धन्यवाद। गुजराती प्रतिभागी आ चुके हैं क्या सदन में? उर्मिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत देर से मिस कर रहे हैं। आप हमारे गुजराती प्रतिभागियों को लेकर आए हैं क्या साथ में? ठीक है, तो मैं आप लोगों से आगे चाहूंगी कि अब मैं क्या करना है आगे। हाँ, अब आपका उर्मिला जी, आपका वक्त की आवाज कर सामने आप भी कीजिए ध्वनि पे आओ। मैं जजेस को निमंत्रित करती हूँ कि वे किस आधार पर उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किया है वो आधार भी बताएं और जिनको मिला है उनके नाम को अनाउंस करें। 5 पुरस्कार दिए गए हैं।
लेकिन प्रशस्ति पत्र सभी को मिलेंगे जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है वो। और मैं हमने नारी शक्ति का एक बहुत सुंदर दर्पण पे हम सबों के बीच में जो आज एक प्रदर्शन आप सभी क्या हुआ है, उसके लिए मैं सबसे पहले करतल ध्वनि और साधुवाद के साथ आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप एक एक बूंद वास्तव में सागर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने यहाँ करके बहुत कुछ आप लोगों से सीखा है। आप सभी का संगठन एक एक जो नगीना कह लीजिए उसने मिलकर के एक विशाल आभूषण का जो निर्माण किया है, उसकी आज जो प्रस्तुति हम सबों के समक्ष हुई है, उसके लिए वास्तव में यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के अन्य स्थानों से आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए, उनका स्वागत करते हुए आज मैं अपने इस कार्यक्रम की जो कड़ी थी तात्कालिक भाषण, उसका मैं रिजल्ट यहाँ पर घोषित करने जा रही हूँ। मैं डॉक्टर अंजना शुक्ला और श्रीमती वर्षा जोशी जी। वक्त की आवाज तात्कालिक भाषण जो था, वास्तव में जैसे कि हमारा उस दरवाजे से एंट्री हुई थी और हमें लगने लगा था कि बहुत जो जुझारू ओजस्वी तेजस्वी आवाज में हमें एक कर्तव्य जिसको कहते हैं कि वास्तव में समाज के लिए कुछ देने के लिए यहाँ पर हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। और तात्कालिक भाषण के विषय जो बहुत सारे विषय थे, मुझे लगता है कि यहाँ पर मंच कम पड़ गया, समय कम पड़ गया, मुझे लगता है विषय बहुत सारे होते, लेकिन आज जिन विषयों पे हम सबों ने कोशिश की है, मैंने और वर्षा ने कोशिश की है कि हम जजमेंट करें, लेकिन बहुत मुश्किल था। बहुत ही कम नंबरों से मुझे लगता है कि कोई आगे पीछे रहा होगा। अगर कोई अग्रणी कुछ नंबरों से, मान लीजिए आधे नंबर से भी हुआ है, तो जिसका नंबर नहीं आया मैं उसके लिए अनुरोध करती हूँ, कृपया वो अपने आप को ये ना सोचे कि उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था। चूंकि ये प्रतियोगिता है इसीलिए उसमें क्रमवार हमें रिजल्ट देने पड़ रहे हैं, अन्यथा सभी का उद्बोधन बहुत ही मार्मिक था, बहुत प्रभावशील था, बहुत प्रस्तुतिकरण बहुत उद्गारपूर्ण था। तो सर्वप्रथम इस वक्त की आवाज में मैं क्रम 5th से स्टार्ट करूंगी। इसमें 5 प्राइजेस हैं प्रतियोगिता में। तो जो 5th नंबर पर जिनका प्रयास बहुत उत्तम था और उन्होंने अपने अंक प्राप्त किए हैं, अंक प्राप्ति के लिए जो विषय थे, विषय के आधार पर विषय की सामग्री थी, उसके आधार पर भाषा का जो प्रभाव था उसे लिया गया और उनका प्रस्तुतिकरण, ये हमारे पॉइंट्स थे जिनके आधार पे उन्हें अंक मिले हैं। और इसमें हो सकता है कि कुछ कम और कुछ ज्यादा कहीं किसी को हो सकता है, लेकिन कोशिश की गई है कि पारदर्शिता से उनका जजमेंट किया गया है। तो जो 5th नंबर पर हमारे बीच में थी, उनका टॉपिक था दुखदाई दिखावा, दुखदाई दिखावा। और आप जो इसकी प्रतिभागी थी, उनका शुभ नाम है फाल्गुनी ब्यानी जी। पश्चिम मध्य प्रदेश उज्जैन से हैं आप। आपको बहुत सारी बधाइयां, आपका प्रयास बहुत उत्तम था। जो मैं कहूँ कि एक मोती जिससे आपने इतनी अच्छी माला आज बना के हमारे सामने दिखाई और इतनी अच्छी प्रस्तुतियां थी सभी की कि कहीं ना कहीं आज पूरा दिन हम यहाँ रहे पर हमें बहुत कुछ यहाँ सीखने को भी मिला। तो सभी का परफॉर्मेंस और प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। जैसा कि हमने कहा कि जैसे ही हमने गेट से जब एंट्री करी तो तभी हमें लग गया था कि यार यहाँ बहुत ही ऊर्जावान तरीके से बहुत कुछ अच्छा एक सकारात्मक रूप से एक प्रोग्राम चल रहा है और हमें वहीं से एक सकारात्मक ऊर्जा हमें महसूस हुई और वास्तव में आपका सभी ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। और यहाँ पर नंबर 4 पे जो मैं बुलाना चाहूंगी, अंजलि लखोटिया जी, छत्तीसगढ़ दुर्ग, जिनका सब्जेक्ट था बढ़ते संबंध विच्छेद। बहुत अच्छी प्रस्तुति इन्होंने दी थी, इनकी वाकवाणी, इनके शब्दकोश और साथ में इनका प्रस्तुतिकरण बहुत ओजस्वी था। आपका शुभ नाम है मीनू
फरमाइश को संदर्भित किया है, तो मैंने मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ और बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। लक्ष्मी जी, आगे भी आप इसी तरह साहित्य की गतिविधियों में पार्ट लेते रहें। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि लक्ष्मी डोडिया बचपन में अन्नपूर्णा क्षेत्र योगी संगठन की अध्यक्ष रही हैं और वहाँ पर भी इसने बहुत प्रगति से काम किया है। जिनका वक्तव्य सर्वोत्तम था, सभी ने उत्तम यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया, पर उसमें से हमने अपने जिसको कहते हैं फ्रेम में जिसको बांधा था, तो इंतजार आप सभी को है कि वो सर्वोत्तम की श्रेणी में कौन सी कड़ी है। तो वास्तव में वो सर्वोत्तम की श्रेणी में वो कड़ी है जिनका टॉपिक था बुजुर्ग हमारे परिवार की धरोहर की प्रस्तुतिकरण करने वाली थी वैशाली चांडक जी, विदर्भ यवतमाल से। मुझे बहुत गर्व है कि आपके इस समाज में इतनी प्यारी, इतनी सुगढ़, इतनी सुशील और साथ में इतनी अच्छे विद यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने, जिसको तात्कालिक भाषण कहते हैं ना, वो तो अचानक ही आपके लिए टॉपिक मिलता है और अचानक उसको भाषा में संजोना, शब्दकोशों में उसको बांधना, साथ में विषय को समग्र करने के साथ फ्रेम में 2.5 मिनट के लिए बांधना, ये बहुत कठिन होता है। तो मैं आप सभी यहाँ पे विजेताओं को साधुवाद देती हूँ और वैशाली जी आपको ढेर सारी धन्यवाद। आपने मुझे बहुत अच्छे से समझा और सुना, लेकिन इस प्राइज की हकदार है जो बड़ा आसमान ताने मेरे साथ हमेशा खड़ी है, नीलिमा जी, मंत्री, विधायक सेक्रेटरी, प्लीज, ये ही उसकी हकदार है। मध्यांचल उपाध्यक्ष श्रीमती उर्मिला